जय हिंद सभी। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हिस्ट्री का क्लास करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे और इसका डिटेल डिस्कशन के साथ चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था और वह एक महान शासक था जो जनता के प्रति बहुत अच्छे कार्य किए थे, इसीलिए इसे जनता का इसका पूरा सपोर्ट होता था। क्वेश्चन नंबर 2, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था। उस समय लुई सोलामा का शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली प्रभाव डाले थे फ्रांस में ये क्रांति के दौरान। क्वेश्चन नंबर अगला 4 चलेंगे। जेसेपे मेस्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जेसेपे मेस्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा नामक शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जो 14 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। जो पूरे फ्रांस के लोग लगभग मजदूर और तृतीय वर्ग का स्टेट के जितने लोग थे, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे और इस क्रांति में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखे थे। तो ये सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक रूसो ने लिखे थे। रूसो एक लेखक थे और अपने पुस्तकों के माध्यम से पूरे फ्रांस में वो अपना क्रांति का आगाज करते थे और सभी लोगों तक पहुंचाते थे किस प्रकार से हमें लड़ना है और किस प्रकार से राजा का विरोध करना है। क्वेश्चन नंबर 7 था, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना के कौन किए थे। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों जेसेपे मेस्सिनी ने किए थे। दोनों एक संगठन था जो गुप्तचर संगठन था। इसे गुप्त ही रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाती है। यह कथन मेटरनिक के द्वारा कहा गया था, क्योंकि जब सबसे पहले क्रांति यूरोप में हुआ था, तो सबसे पहला क्रांति यूरोप में हुआ था। यूरोप के बाद भिन्न भिन्न देश जब इसको देखने के बाद भिन्न भिन्न देशों में क्या हो रहा था, क्रांति हो रहा था। यही बताया गया है कि जब यूरोप छिपता है, जब यूरोप में प्रथम क्रांति होती है, उसके बाद और देशों में भी क्रांति होती है। इसीलिए क्वेश्चन का आशय है कि जब वो यूरोप छिपता है तो जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाती है। कथन किसका था? मेटरनिक का था। यह बहुत अच्छा कथन है। क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 होता है, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा था। ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखे थे। ये पुस्तक भी पूछता है, पुस्तक किसने लिखे थे? मॉन्टेस्क्यू लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 10, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। ये 1871 इसमें बना, जब जर्मनी एकीकरण हुआ, क्योंकि जर्मनी एकीकरण में प्रमुख भूमिका बिस्मार्क ही निभाए थे। इसीलिए इसे 1871 में वो जर्मनी का चांसलर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस का युद्ध कब हुआ था। ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्रासा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के साथ युद्ध विराम हुआ था। तो प्रासा के ऑस्ट्रिया के साथ बीना के संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। जब प्रासा और ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था, तो बीना नामक एक शहर में संधि हुआ था, जिसे बीना का संधि बोलते हैं। यह संधि के बाद यह युद्ध विराम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 15, गैरीबाल्टी कहाँ का निवासी था। तो गैरीबाल्टी ही सार्डिनिया द्वीपकल्प का निवासी था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। 1804 में, क्योंकि 1804 में जब फ्रांस का शासक बना नेपोलियन, तो नेपोलियन संहिता लागू हुआ और नेपोलियन ने जनता के प्रति बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इसीलिए नेपोलियन को जनता के प्रति बहुत सपोर्ट था, इसीलिए वह राजा बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति है। फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है मार्सिले। जैसे हमारे भारत में जन गण मन गाया जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस का वह राष्ट्रीय गीत कौन से है? मार्सिले। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी होती है, वह राष्ट्र राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में
दर्शाने को क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। लेकिन नारी रूपक था जर्मेनिया, और ये जर्मनिया जो रूपक के रूप में बनाया गया था, ये नारी रूपक था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते थे? ये रूपक कहलाते थे, रूपक के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कैरोल कुर्बिस्की कौन था? कैरोल कुर्बिस्की ये नेपोलियन राष्ट्रवादी था, वो भी एक राष्ट्रवादी था। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक होता है? वह न्याय का प्रतीक होता है। महिला, अभी भी हम लोग का कोर्ट में आंखों में पट्टी बंधा हुआ एक मूर्ति का बनाया जाता है जो न्याय का प्रतीक हो। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ब्रूओ राजवंश का शासक किस देश में था? ये पढ़े हैं, फ्रांस में था। कहाँ था? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 24, किस संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला था? ये कुस्तुनतुनिया के संधि के बाद यूनान, हम लोग पढ़े थे लास्ट में, कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ था और यूनान का स्वतंत्र हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेडरिक सर्यू कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सर्यू का नाम बहुत आया है जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं, उसमें बहुत आया। अगला क्वेश्चन नंबर 26, किसी राष्ट्र को सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था? तो फ्रांस का मारियाना था। और जर्मन का कौन था? जर्मनी का जर्मेनिया था। कौन था? जर्मेनिया। ये क्या थी? वो रूपक थी, रूपक के रूप में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 में हुआ था। 1815 में जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन के हारने के बाद वियना की संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 30, काउर काउंट काउर को विक्टर एमुअल के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो काउंट काउर कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और चांसलर कौन थे? बिस्मार्क थे। चांसलर कौन थे? बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन बोला, जर्मन जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक है? तो जर्मनी, अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सतह पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, उसे क्या कहेंगे? निरंकुश। इसका डिफिनेशन पूछा है, पूछ देता है, निरंकुश का डिफिनेशन लिखिए। तो ये होगा, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सतह पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? निरंकुश कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता का आधारित होते उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारीवाद। जो स्त्री पुरुष दोनों को समान मानता है उसे नारीवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे एकीकरण इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो विक्टर एनुअल द्वितीय को प्रथम शासक इटली का घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, जर्मनी को एकजुट करने के में किसने अहम भूमिका निभाया था? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने सबसे अहम भूमिका निभाया था। इसे वहाँ का क्या बना था? चांसलर बना था। क्या बना था? चांसलर बना था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता को पालना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैमिलो द कावुर किया था। जर्मनी को कौन किए थे? ऑटोमन बिस्मार्क किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, जर्मनी एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? खून और खड़क की थी। इसे लॉ और रक्त और लॉ की नीति बोलते हैं। भारत में भी भारत का बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि भी भारत का एकीकरण में बहुत मदद किए थे। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1932 में। किस संधि के अनुसार? कुस्तुनतुनिया के संधि के बाद ये क्या किया गया था? इसे स्वतंत्र किया गया था। किसको? यूनान को। अगला क्वेश्चन नंबर 41, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा का चांसलर थे, वहाँ का चांसलर थे, और यहाँ पर जर्मनी को एकीकरण किए और फिर जर्मनी का भी चांसलर बने थे। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रेडरिक सैल्यूक का विषय क्या है? लोकतंत्र। फ्रेडरिक सैल्यूक क्या चाहते थे? वह लोकतंत्र चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 43, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र अभी भी उसी प्रकार पुराने जमाने में थे, इसीलिए वह गंभीर कारण था। क्वेश्चन नंबर 44,
सारनिया पिटवान का शासक कौन था? तो विक्टर एनुअल थे। ये कौन थे? सारनिया पिटवान का शासक थे। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, जो सर्वप्रथम इसने राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, शुल्क संघ संघ जानवे रायन की स्थापना किसने की है? कहाँ, सॉरी, पहल कब की गई थी? तो प्रासा में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो प्रासा में की गई। क्वेश्चन नंबर 47, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण ऑप्शन सी हो गया, 1871 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर कौन सी है? इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसने किया था? रूसो ने कहा था, क्योंकि रूसो एक महान विचारक एवं कवि भी थे। उसने पुस्तकों को भी पुस्तक भी लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 49, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? नेकर। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में बीच बीच में है, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 50, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मताधिकार। तो जब ये तो बहुत ईजी है कि मतदान के अधिकार को क्या बोलते हैं? मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, वास्तिल के किले का पतन कब हुआ था? 1789। वही सुबह सुबह ठंडी का समय था, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल के किला पर क्या किया जाता है? हमला किया जाता है, और पूरा वास्तिल किला को तोड़ दिया जाता है, और उस किला के जितने टुकड़े थे उसे टुकड़े निशानी के रूप में बाजार में ले के बेच दिया जाता है, या फिर अपने घरों में रख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, 1815 में आयोजित वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिख ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। 54 बोल रहा है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किसके किस क्रांति में होता है? फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य स्वतंत्र स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक ने बोला था? या रूसो ने बोला था? किसने बोला था? रूसो ने। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में किसने कल्पना दर्श यूटोपिया एक आदर्श समाज की कल्पना की थी? फ्रेडरिक सरी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 में इसी का फिगर है, फ्रेडरिक सरी द्वारा बनाया गया वो फिगर है, उसी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रांस के प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस के प्रथम विद्रोह, यहाँ पर देखिए 1789 नहीं दिया हुआ, इसे जुलाई 1830 को मानेंगे। किसको मानेंगे? जुलाई 1830 को मानेंगे। अगर देता तो 1789 मानते। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य को प्रतिक्रिया प्राकृतिक इकाई थी? ये जोसेफिन मिर्ची ने बताए थे। इसी ने दो गुप्त संगठन का स्थापना किया था, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था। ये गुप्त संगठन था जो चुपके से चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप को के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया था? ये यूनान स्वतंत्रता संग्राम। ये सबसे पहले इसी ने जागरूक किया था। क्वेश्चन नंबर 60, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किस कारणों से विद्रोह कर रहे थे? ये सभी कारण था, गरीबी था, बेरोजगारी था, भुखमरी था, इसी कारण वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 51, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय के भारी इजाफा होने के कारण खर्चे में भरपाई के लिए निम्नलिखित में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए थे, वहाँ पर कर्ज लिए गए थे वह। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ।